हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायो बाई आमो सर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी के चैप्टर सेल के बारे में। एनसीईआरटी के चैप्टर सेल के बारे में आज आप जानेंगे। सेल की डिस्कवरी कब हुई, किसने खोजा, किसमें खोजा, सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल का फंक्शन क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है। एकदम इजिली मेथड में आज आप इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, हम सेल की चर्चा करते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की खोज कब और कैसे, थोड़ी सी इसकी कहानी है। इसको रोचक तरीके से समझेंगे तो समझ में आएगा। बात है 17वीं शताब्दी की। बात है 17वीं शताब्दी की। साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। आप लोग जानते हैं कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। आइए उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। पुराने जमाने में जो परफ्यूम बिकते थे मार्केट में, उन परफ्यूम में कांच की बोतल होती थी और उनके जो ढक्कन होते थे, जो स्टॉपर होते थे, वे स्टॉपर जितने थे सब मेटल के नहीं होते थे, लकड़ियों के टुकड़े के स्टॉपर बनाए जाते थे, कार के स्टॉपर बनाए जाते थे। तो उस जमाने में होता क्या था कि जो ढक्कन लगाते थे, जो स्टॉपर लगाते थे, वह कार्क होता था, कार्क। तो रॉबर्ट हुक ने किया क्या, कार्क के स्लाइस मतलब पतला सा टुकड़ा, स्लाइस मतलब पतला सा टुकड़ा, थिन, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए, माइक्रोस्कोप से स्टडी के लिए जितना पतले से पतला अगर स्लाइस रहेगा उतनी ही अच्छी उसके बारे में स्टडी हो पाती है। तो रॉबर्ट हुक ने किया क्या कि सबसे पहले माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, याद रखिएगा, माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट की सहायता से एक पतले से स्लाइस को काट करके अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप, उस दौरान मार्केट में माइक्रोस्कोप नहीं बिकते थे, उस दौरान मार्केट में माइक्रोस्कोप अवेलेबल ही नहीं थे। सिर्फ क्या था, लेंसेस हुआ करते थे, बिकते थे। लेंसों को लेकर के खुद से बैठ करके उसको अपने हिसाब से समायोजन करके सेटिंग करके अपने खुद का माइक्रोस्कोप बनाते थे। तो रॉबर्ट हुक ने खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उसके बारे में स्टडी किया। तो उस स्लाइस को लेकर के उन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप पर उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। जब उन्होंने उसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उसमें एक छोटी सी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचनाएं नजर आई। मधुमक्खी के छत्ते की तरह उन्हें संरचनाएं नजर आई। इन संरचनाओं को उन्होंने लिटिल रूम यानी हॉलो स्पेस, खाली स्थान का, हेलो स्पेस खाली स्थान बताया। यही हेलो स्पेस खाली स्थान को उन्होंने क्या कहा, सेल कहा। हालांकि इन्होंने जो सेल की खोज किया नॉन लिविंग थी, क्योंकि जो स्टॉपर होते थे, जो ढक्कन होते थे, जो क्लोजर होते थे, वो तो नॉन लिविंग है। पौधे से काट करके उसको निकाल के, किस पौधे से उन्होंने लिया था, क्वार्कस पौधे के, क्वार्कस प्लांट के सुबराइज्ड सेल से उन्होंने स्टडी किया। तो सबसे पहले उन्होंने इसी के बारे में जब स्टडी करना शुरू किया तो उनको ये संरचनाएं नजर आई, उनको इस प्रकार संरचनाएं नजर आई, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह को संरचनाएं नजर आई। उन संरचनाओं को उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि ये जो खाली जगह है, इसके अंदर जो खाली जगह है, तो लिटिल रूम है, छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे घर हैं, हेलो स्पेस है, खाली स्थान है, उसी को उन्होंने क्या कहा, सेल कहा। तो इन्होंने इसकी खोज 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज 1665 ईस्वी में किया था। क्वार्कस प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ के समय इन्होंने सेल को देखा था। क्वार्कस प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ के समय सुबराइज्ड सेल से उन्होंने इसके बारे में दिया था और सर्वप्रथम इन्होंने सेल को सेलुली नाम दिया था। सर्वप्रथम सेल को इन्होंने सेलुली नाम दिया था और इन्होंने इसका वर्णन माइक्रोग्राफिया बुक के 18वें चैप्टर ऑब्जर्व टाइटल में इसके बारे में उन्होंने बताया है। ऑब्जर्व टाइटल के में इन्होंने बताया है।
ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज 1665 में किया था। इन्होंने जो सेल की खोज किया था, ये सेल जो थी नॉन लिविंग थी। हालांकि अगर कभी पूछा जाता है कि सेल वॉल की खोज किसने किया था, फिर भी यह भी श्रेय इन्हीं को जाता है, रॉबर्ट हुक को ही श्रेय जाता है। रॉबर्ट हुक ने ही सेल और सेल वॉल की खोज किया था, तो इसके बारे में इन्हीं को इसका श्रेय जाता है। उसके बाद की बात है 1674 ईस्वी की। 1674 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने लिविंग सेल के बारे में चर्चा किया था। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सबसे पहले इन्होंने चर्चा करना शुरू किया, लिविंग सेल के बारे में इन्होंने बताया था। तो इनकी कहानी क्या है कि इनकी एक दुकान थी परचून की, उस पर बैठे थे, बारिश हो रही थी, वर्षा की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। तो उन्होंने वर्षा की बूंदों को उठा करके स्लाइड पर रख करके उन्होंने लगभग 3-4 स्लाइड का उन्होंने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया, अध्ययन किया। तो जब उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उस पानी में, रेन ड्रॉप में इस प्रकार की कुछ मूवमेंट करती हुई संरचनाएं नजर आई। इन मूवमेंट करती हुई संरचनाओं को उन्होंने क्या कहा, एनिमल क्यूल्स नाम दिया। हालांकि प्रोनाउंसिएशन में कहीं कहीं एनिमल कुलिस कहा जाता है, लेकिन एनिमल क्यूल्स नाम इन्होंने दिया था। इस प्रकार से एंटोनी वान लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज, प्रोटोजोआ के बारे में, आरबीसीएस के बारे में, स्पर्म के बारे में, इन सभी कोशिकाओं को सबसे पहले इन्होंने देखा था। हालांकि बैक्टीरिया नाम एरनबर्ग ने दिया है, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले इन्हीं ने ही देखा था। एक चीज और इसमें है, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सेल को 1674 में, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सेल को 1674 में बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा। बेसिक, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसने कहा सेल को? तो ये कहा है एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। हालांकि अभी आपको जो बताया गया जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसीएस, स्पर्म की कोशिकाओं को इन्होंने 1683 में देखा था। इस सन को भी याद रखिएगा। इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसीएस और स्पर्म सेल्स को इन्होंने कब देखा था? 1683 ईस्वी में। इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए, सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? सेल की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी, और सेल की स्टडी को सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है, सेल बायोलॉजी। अब साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, उसको हम अभी आपको लिखा देते हैं। देखिए, साइटोलॉजी में जो स्टडी करेंगे हम, स्टडी ऑफ द सेल। सेल बायोलॉजी में जो स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ सेल विथ मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट। इसमें हम स्टडी करेंगे सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन सेल की बायोलॉजी में जो स्टडी करेंगे वो सेल किससे किससे बना है, कौन कौन से मॉलिक्यूल है, उसमें कौन कौन से मेटाबॉलिक एस्पेक्ट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं, और इसमें क्या हम ले चलेंगे, उसकी पूरी फॉर्मेशन के बारे में, पूरी स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से चीजों से सेल बनी है, कौन क्या उसकी स्ट्रक्चर है, इस सब चीजों के बारे में स्टडी कर। अब देखिए, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन, इन्होंने ही लिखा है द सेल। इस बुक को इन्होंने ही लिखा है, स्वानसन नामक साइंटिस्ट ने। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए.के. शर्मा। टर्म साइटोलॉजी कौन दिया? हर्टविंग ने दिया। टर्म साइटोजेनेटिक किसने दिया? एच.जे. मुलर ने। और याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक को पायनियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को पायनियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहा जाता
है। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया था। हालांकि इसके बाद माइक्रोस्कोप जब एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बनाया था तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को ये नहीं पता था कि उस जमाने में जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया है वो कितना पावरफुल है। तो बाद में साइंटिस्टों ने बताया कि जो उनका माइक्रोस्कोप था उस जमाने में सबसे ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप उन्हीं का था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का। इस बात का पता उनको खुद नहीं था। चर्चा करते हैं हम सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। क्यों कहा जाता है इसे बेसिक? आधार क्यों माना गया है? सेल को आधार इसलिए माना गया है क्योंकि सेल में वे सारी चीजें हैं, वे सभी चीजें उपस्थित होती हैं जिससे किसी जीव को जो चीज की जरूरत पड़ती है, जिससे कोई जीव अपने जीवन को सर्वाइव कर ले, कोई जीव अपने जीवन को चला ले। उसको अपने जीवन को चलाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वे सभी चीजें उस सेल में उपस्थित होती हैं। इसीलिए इसे सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ कहा जाता है। चर्चा करते हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। क्यों इसे लाइफ का बेस माना गया है? क्यों जीवन की इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी गई है? क्योंकि सेल में वे सभी चीजें उपस्थित होती हैं जिससे कोई भी जीव अपने जीवन को सर्वाइव कर ले। कोई भी जीव को अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने लाइफ को बनाए रखने के लिए उसे किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, वे सभी चीजें एक सेल में उपस्थित होती हैं। एक सेल में उपस्थित होती हैं। आपको पता होगा कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, बहुत सारी चीजें, अभी इसी चर्चा हम करेंगे। लेकिन जीवन को चलाने के लिए जिस प्रकार से एक घर बना होता है, घर किससे बना होता है? एक ईंट से बना। बिना ईंट के कोई घर नहीं बन सकता है। ईंट को घर की इकाई माना गया है, उसी प्रकार से सेल को जीवन की इकाई माना गया है। यदि सेल ना हो तो जीव का निर्माण नहीं हो सकता। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच कैन लाइफ कैन एक्सिस्ट, इन व्हिच लाइफ कैन एग्जिस्ट। सेल जो होती है सबसे छोटी इकाई है। सेल जो होती है सबसे छोटी इकाई है जिसमें उसका अपना खुद का अपना जीवन है। ऑल लिविंग बीइंग वर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, सभी किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मास एंड कंटेनिंग ए न्यूक्लियस। प्रत्येक कोशिका में प्रोटोप्लाज्मिक मास भी होते हैं, साथ साथ एक न्यूक्लियस भी होता है। ए सेल कैन नॉट अराइज, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ए सेल कैन नॉट अराइज। एक कोशिका उत्पत्ति नहीं होती है। आपने पढ़ा है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल जो होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं, पूर्ववर्ती कोशिका से बनती हैं। ए सेल कैन नॉट अराइज, इसे कहा था डी नोवो ने, साइंटिस्ट का नाम है, इसे याद रखना, डी नोवो ने कहा है। ए सेल कैन नॉट अराइज, ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नो ऑर्गेनिज्म कैन हैव एक्टिविटी विदाउट सेल। कोई भी जीव है अगर उसमें सेल नहीं है, बिना सेल के उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। ए सेल कंटेन ऑल रिक्वायर्ड। एक सेल में जितनी चीजें जरूरत होती है, जितनी रिक्वायर्ड होती है, ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, उसकी आवश्यकता की जितनी भी चीजें होती हैं उसमें सभी उपस्थित होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अनुवांशिकी मटेरियल के रूप में, अनुवांशिकी पदार्थ के रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में वे सभी चीजें उसके अंदर, उस कोशिका के अंदर उपस्थित होती है। इस प्रकार से सेल के बारे में आपको बताया।